our new topic that is recruitment. ठीक है, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है? हो सकता है कि आप में लगभग सभी या कुछ स्टूडेंट्स इस वर्ड से इस टर्म से परिचित हो कि भाई व्हाट इज अ सिंपल मीनिंग और व्हाट वी कॉल द रिक्रूटमेंट एक्चुअली, क्या होता है रिक्रूटमेंट का मतलब। तो जब भी हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट की, दैट मीन्स कि हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को की जाने वाली भर्तियाँ। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दिया जाता है, वर्क के लिए अपॉइंट किया जाता है, दैट मीन्स द प्रोसेस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। तब उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट किया गया या आपको रिक्रूटेड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए रखा गया, मीन्स कि मेरा रिक्रूटमेंट किया गया, मेरी भर्ती की गई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में, कंपनी में, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, अब ये रिक्रूटमेंट को अगर हम किसी ऑथर के शब्द में, ऑथर के वर्ड्स में अगर हम डिफाइन करें तो फ्लिपो क्या कहते हैं कि रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड encouraging them to apply for a job in an organization। ठीक है, फ्लिपो के वर्ड्स में अगर हम बात करें तो फ्लिपो ने क्या कहा कि रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई ऐसे ही आज मर्जी हुई तो लोगों का रिक्रूटमेंट कर लें, नहीं, इट इज अ टू मच इम्पॉर्टेंट एज वेल एज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कि भाई सही लोगों को, नीडी पर्सनस को, नीडी एम्प्लॉयज़ को, आवश्यक मन व्यक्ति को क्या करना, रिक्रूट करना या जॉब के लिए रखना। इट्स नॉट अ इजी टास्क। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट की प्रोसेस हम बहुत सारे टॉपिक इस वाले पोर्शन में जो है वो कवर करेंगे कि कैसे रिक्रूटमेंट होता है या रिक्रूटमेंट कहने मात्र से रिक्रूटमेंट हो जाता है क्या नहीं, इसकी भी बहुत सारी अलग अलग प्रक्रियाएँ होती है रिक्रूटमेंट करने की। तो फ्लिपो क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, एक प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है, जिस प्रक्रिया के थ्रू क्या करते हैं कि जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो भी वर्कर्स होते हैं उनकी सर्चिंग की जाती है प्रोस्पेक्टिव के, हाँ भाई ये एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर रियली नीडी पीपल, दोज हू वांट टू डू जॉब, जिनको कार्य करने की आवश्यकता है, जिनको जॉब करने की आवश्यकता है। तो ऐसे नीडी लोगों को, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को क्या किया जाता है, सर्च किया जाता है। सर्च करने के बाद देन दे आर इंकरेजिंग देम, फिर उनको उनको प्रोत्साहित किया जाता है। इस इंकरेजमेंट का क्या कारण होता है कि मोर एंड मोर पीपल हैव टू डू स्टार्ट जॉब। ठीक है, बहुत सारे लोगों को जॉब करने के लिए या फिर जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना, एनकरेज करना या उनको प्रोत्साहित करना दैट यू आर कैपेबल, यू आर हैविंग द सो मच स्किल्स, व्हाई आर यू नॉट अप्लाइंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से फ्लिपो ने क्या कहा कि एक प्रक्रिया को फॉलो करो जिसमें आप जरूरतमंद लोगों को ढूंढो, फिर उनको प्रोत्साहित करो कि भाई यू हैव टू अप्लाई इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉब। आपको किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई एक सिंपल सी डेफिनेशन रिक्रूटमेंट की। अब देखो रिक्रूटमेंट के कुछ फीचर्स भी होते हैं, किस तरीके से फीचर्स रिक्रूटमेंट को, कुछ फैक्टर्स भी होंगे। तो यहाँ पर हम अगर लक्षणों की या विशेषताओं की बात करें रिक्रूटमेंट की तो वो क्या होती है पढ़ो, इट इज़ अ प्रोसेस और अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। सबसे पहले इसका फर्स्ट फीचर है कि या फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन से ऑल्सो कि ये एक प्रोसेस है और ग्रुप एक्टिविटी। रिक्रूटमेंट जब भी किया जाता है तो अमंग द मेनी पीपल्स, अमंग द मेनी पर्सन्स वी आर सिलेक्टिंग द few people only who are capable and really want to do job, है ना, with full efficiency and effectively अपनी परफॉर्मेंस को दे सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ग्रुप एक्टिविटी प्रोसेस है भाई, ये तो हमको समझ में आ गया, पर ग्रुप एक्टिविटी क्यों इसको फीचर में हम कह रहे हैं, तो ग्रुप एक्टिविटी कहने के पीछे यही कारण है कि बहुत सारे लोगों को बोला, देखो कभी भी इंटरव्यू एक या दो लोगों का नहीं होता, बहुत रेयर केस में अगर हम बात करें तो होता है, अदरवाइज क्या होता है कि बहुत सारे पीपल्स होते हैं, दे आर सिटिंग ऑन द टेबल, है ना, आउटसाइड फ्रॉम द ऑफिस, वन बाय वन दे आर गोइंग इनटू द
ऑफिस एंड गिविंग देयर इंटरव्यू। तो दिस ऑल प्रोसेस है ना, जो कि ग्रुप के बीच में से हो रही है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो है काम के लिए आए हैं, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, अपना रिज्यूम डाले हुए हैं, और फिर उन ग्रुप को एक साथ कॉल किया जाएगा, उनके कॉन्टेक्ट नंबर पर फिर एक दिन सिलेक्ट करके उनको इन्वाइट किया जाएगा। तो पूरे ग्रुप में से फिर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सुटेबल व्यक्ति होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, जॉब दे दिया जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस। नेक्स्ट, इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। व्हाई वी कॉल्ड इट पॉजिटिव प्रोसेस? हमको तो यह कहना चाहिए कि इट इज नेगेटिव ऑल्सो, कि भाई जिन लोगों का रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है तो ये तो नेगेटिव हो गया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिक्रूटमेंट, जब हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो दोज द पीपल हु आर कमिंग इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर गिविंग एन इंटरव्यू, ठीक है, जो इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं या हमारे यहाँ के होने वाले साक्षात्कार के लिए जो लोग आए हैं, तो इट गिव्स ऑलरेडी प्रोवाइड एन एनकरेजमेंट टू ऑल दोज पीपल, ठीक है, उनको इनकरेज ऑलरेडी किया जा चुका है, तभी तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं जॉब के लिए अप्लाई करने या इंटरव्यूज अपने देने के लिए। दैट्स व्हाई हियर वी कॉल्ड इट पॉजिटिव। सब लोग उनका सिलेक्शन नहीं होना या होना ये उनके इंटरव्यू या उनके दूसरी प्रोसेस के बाद डिपेंड करता है, बट व्हेन दे आर कमिंग, तो दे आर कमिंग विद फुल एंथुसियाज्म, पूरे उत्साह के साथ आते हैं कि दैट वी हैव टू गिव आवर 100%, ठीक है, हमको हमारा 100% बेस्ट देना है। कोई भी ये नहीं कहता है कि ठीक है मैं तो इंटरव्यू देने जा रहा हूँ बाकी देखेंगे जो होगा, नहीं, अपना 100% कॉन्फिडेंस के साथ, अपने फुल नॉलेज के साथ व्यक्ति वहाँ पर जाता है। दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव। इट इज़ अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव क्यों कहा है? बिकॉज इट इज़ यूनिवर्सल, ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिक्रूटमेंट सिर्फ देवास इंदौर या इंडिया में होता है, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरीवेयर द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज फॉलोड बाय द एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को फॉलो किया ही जाता है, क्योंकि हर जगह एम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की आवश्यकता होती है, जो लोग क्या करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। फिर इट्स मेन पर्पस इज टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर जॉब। आप रिक्रूटमेंट के लिए वो सोर्स ढूंढने की भी आवश्यकता होती है कि भाई हमें किन स्रोतों के थ्रू जो लोग मिल सकते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना चाहेंगे। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि पूरा एक रोजगार निर्माण का एक पेपर भी आता है, या फिर डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो क्लासिफाइड में बहुत सारी जॉब्स की रिक्रूटमेंट होती है, या फिर हम आजकल इंटरनेट सर्फिंग करते हैं तो इंटरनेट में बहुत सारी जॉब्स के बीच बीच में एडवर्टीजमेंट जो है वो आते रहते हैं, या न्यूज़पेपर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म। तो ये क्या हो गया, प्लेटफॉर्म जो है ये स्रोत है, ये सोर्स है जहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि दोज हू आर रिक्वायर्ड फॉर जॉब, ऐसे लोगों का पता करना जिनको नौकरी की, जिनको जॉब की क्या हो आवश्यकता हो, रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट, इट इज अ लिंक इन बाय विच एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयड टुगेदर। अब ये रिक्रूटमेंट एक लिंक की तरह काम करता है, जहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक साथ मिलकर क्या होते हैं, टुगेदर दे आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं। दैट्स व्हाई हियर वी कैन से इट इज अ लिंक, जहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों एक साथ होते हैं। नेक्स्ट, लास्ट, इट इज अ टू वे प्रोसेस, बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड एप्लीकेंट्स हैव चॉइस होम टू सिलेक्ट। इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करेगा कि हमें किन लोगों को सिलेक्ट करना है, किन लोगों का चयन करना है, और ये उन एम्प्लॉयज़ पर भी डिपेंड करेगा कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है या नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन जिन लोगों को बोल देगी कि भाई कल से आ जाना, तो वाकई में वो लोग आ जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अभी पहले भी कहा था कि हम बहुत सारे टॉपिक इसमें जो है कवर करेंगे, किस तरीके से सारी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंटरव्यू सारी प्रक्रिया होगी और फाइनली किसी एक व्यक्ति को या जितनी भी जरूरत हो उतने लोगों को जॉब दिया जाता है। तो हम यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के, एम्प्लॉयर है सॉरी, और जितने एप्लीकेंट्स हैं, एप्लीकेंट्स को क्या मतलब, एप्लीकेंट्स मतलब जिन लोगों ने अप्लाई करा है एप्लीकेशन और रिज्यूम किसी ऑर्गेनाइजेशन में दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ हम एक ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड रह सकते हैं। वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ स्किल्स, सो वी कैन ट्राई एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हमको जहाँ अच्छी सैलरी पर
जॉब दिया जाएगा हम वहाँ काम करेंगे, ठीक है, जहाँ हमारी सूटेबल होंगे, हम कंफर्टेबल होंगे, जहाँ का एटमोसफेयर हमें पसंद आएगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम मतलब किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है, बाधित नहीं है, हम जहाँ चाहें एम्प्लॉय एप्लीकेंट्स जहाँ चाहे वहाँ पर नौकरी कर सकते हैं, एज वेल एज एम्प्लॉयर को जिसे चाहे उसे नौकरी पर रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस ऑल आर द फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. नाउ वी विल डिस्कस सम फैक्टर्स which is affecting which are affecting to the recruitment. So here some factors are written on the board which are actually affect the recruitment. यहाँ कुछ ऐसे कारक, कुछ ऐसे फैक्टर लिखे गए हैं जो कि रिक्रूटमेंट को क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं कि भाई अगर रिक्रूटमेंट करना है, भर्तियाँ करना है एम्प्लॉयज़ की, तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि उस भर्ती की प्रक्रिया को या उस रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं. बिकॉज वी आर नो दैट इट इज अ प्रोसेस, है ना, इन अ वर्ड ऑफ फ्लिपो और अदर ऑथर गिव सेम डेफिनेशन, कुछ ही अंतर है, बाकी सबने यही कहा है कि ये प्रोसेस है. तो इस प्रोसेस को क्या कारक प्रभावित करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं हम. साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला जो कारक होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का साइज, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन लार्ज लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था का जो साइज है वो बड़ी संस्था है या छोटी संस्था है. तो भाई अब इससे क्या लेना देना रिक्रूटमेंट का, कैसे साइज अफेक्ट कर देगा, तो ये लेना देना है यहाँ पर संस्था या ऑर्गेनाइजेशन के साइज का, कि भाई जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतने ही ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की क्या होगी, आवश्यकता होगी, उतने ही ज़्यादा स्किल्ड लेबर को ढूंढना, एम्प्लॉयज़ को ढूंढना, ठीक है. जरूरी थोड़ी ना कि 50 लोग इंटरव्यू देने आए तो 50 के 50 हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए लायक होंगे, ठीक है. हो सकता है कि उन 50 में से सिर्फ हम 10 का ही सिलेक्शन कर पाए, तो बिकॉज वी नो इट इज़ द टाइम कंज्यूमिंग एंड मनी कंज्यूमिंग ऑल्सो, बहुत सारा पैसा भी लगता है और समय भी लगता है. तो अब अगर छोटी संस्था है तो हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की कम आवश्यक है, कम एम्प्लॉयज़ के साथ भी काम किया जा सकता है. प्रोडक्टिविटी अगर कम है, प्रोडक्शन कम है, 1-2 मशीन ही है, तो भाई ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है, तो हम कम एम्प्लॉयज़ से काम चला सकते हैं. तो रिक्रूटमेंट का उस पर पहला प्रभाव पड़ गया क्या, कि भाई संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का क्या साइज है, इट इज़ अ लार्ज लेवल ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल. Next factor which is affecting that is the employment condition in the community where the organization is located. तो भाई आपका ऑर्गेनाइजेशन किस एरिया में, किस जगह पर लोकेटेड है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशन है और विच काइंड ऑफ कम्युनिटी इज लिविंग अराउंड योर ऑर्गेनाइजेशन और नियर टू योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. किस तरीके की पब्लिक वहाँ पर निवास करती है या किस तरह की कम्युनिटी आसपास मौजूद है, जिन लोगों में से अगर हम पर्पस निकालें रिक्रूटमेंट का कि भाई कितना परसेंटेज, नॉट पर्पस, कितने परसेंटेज जो पीपल है दे आर एक्चुअली एबल और लाइबल फॉर जॉब, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, एबल भी है और लाइबल भी है, तो उस कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है. अगर हमारा अर्बन एरिया में ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हमारा रूरल एरिया में ऑर्गेनाइजेशन, नाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि भाई कहाँ की कम्युनिटी ज़्यादा स्किल्ड होगी और कहाँ हमको ज़्यादा अच्छे लेबर्स और एम्प्लॉयज़ मिल सकेंगे. तो इट इज़ अ सेकेंड कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का लोकेशन कहाँ पर है, जैसे दिल्ली या बॉम्बे या इंदौर या बड़े बड़े अगर हम महानगरों की बात कर लें तो वहाँ पर अधिकतर स्किल्ड पीपल या इधर उधर से आए हुए, अन्य सिटीज़ से आए हुए लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है. वहाँ के लोगों के पास, मैक्सिमम सभी के पास रोजगार होता है. नेक्स्ट, वर्किंग कंडीशन, सैलरी एंड बेनिफिट्स पैकेज, कि किस वर्किंग कंडीशन में लोग काम करने के लिए बाध्य हैं या क्या वर्किंग कंडीशन उनको प्रोवाइड की जा रही है, पीने का पानी, प्रॉपर रोशनी, लाइट, सब कुछ अवेलेबिलिटी है या नहीं है, उनकी सिक्योरिटी का कितना ध्यान रखा जा रहा है, या उनका कितने लोगों का एक्सीडेंटल बीमा है या अन्य बेनिफिट्स पैकेज में आ जाएंगे, या व्हाट वी आर सैलरी वी आर ऑफरिंग टू देम, किस तरह का सैलरी पैकेज हम उनको ऑफर कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें रिक्रूटमेंट को क्या कर देती है, प्रभावित कर देती है. हो सकता है कि बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए हो इंटरव्यू देने के लिए, बट वो हमारे सैलरी पैकेज को सुनकर मना कर दें, है ना. अगर स्मॉल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है तो कहाँ से पे करेगी जब उनका प्रोडक्शन ही इतना नहीं होगा. तो ऑल्दो दे आर
स्किल्ड बट दे आर नॉट सिलेक्टिंग, जैसे मैंने फीचर्स में बताया था ना कि बोथ द एम्प्लॉयर एंड एप्लीकेंट्स बोथ आर फ्री फॉर सिलेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों फ्री होते हैं अपनी तरफ से, तो वो वर्किंग कंडीशन और सैलरी में आ जाएगा। नेक्स्ट होगा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जिस जगह पर आपका ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर उसकी ग्रोथ के कितने परसेंट चांस हैं, किस दर से वो ग्रोथ कर सकेगा आने वाले फ्यूचर में। तो रेट ऑफ ग्रोथ या ग्रोथ रेट के ऊपर भी रिक्रूटमेंट डिपेंड करता है। अगर उनको लगता है कि आजकल एम्प्लॉय, लेबर, मजदूर, वर्कर सब इतने ज़्यादा नॉलेजेबल है या सभी को इस तरह की बात का पहले ही अंदाजा हो जाता है कि भाई निकट भविष्य में ये ऑर्गेनाइजेशन कितना चलेगा और कितना नहीं चलेगा, वहाँ के वर्किंग कंडीशन को देखकर, एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फेक्शन लेवल को देखकर ऑलरेडी ये सब पता किया जा सकता है। या आसपास मार्केट में भी र्यूमर्स होते हैं कि भाई वो कंपनी तो थोड़े दिन में बिक जाएगी या लॉस में जा रही है या प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ग्रोथ रेट के ऊपर भी फिर एप्लीकेंट्स आना डिपेंड करती है, कौन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा जिसके खुद के ग्रोथ नहीं हो, तो वो एम्प्लॉयज़ को क्या ग्रोथ प्रोवाइड करेगा। तो ये ऐसे कारक हो गए जिन्होंने रिक्रूटमेंट को क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया कि अच्छे एप्लीकेशंस ही नहीं आई ऑर्गेनाइजेशन के पास लोगों को चांस देने के लिए। और लास्ट हो गया कल्चरल, लीगल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। अभी कल्चरल, लीगल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स किस तरीके के फैक्टर्स होते हैं कि भाई अगर आर्थिक रूप से या कानूनी रूप से या फिर अगर हम बात करें सांस्कृतिक रूप से, जितने भी फैक्टर हो गए, जितने भी कारक हो गए, इफ दे फॉलो आवर कल्चर, if they treating everyone equivalent, सभी को इक्वल, या वो लीगल ऑर्गेनाइजेशन, लीगल काम है तो लोग वहाँ पर अपने रिक्रूटमेंट नहीं चाहेंगे कि वो। फिर इकोनॉमिक, आर्थिक स्थिति क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का, कितना सालाना उसका टर्नओवर है। तो ये वो स्टूडेंट सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब इन फैक्टर से बचने के लिए या इन फैक्टर्स के होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए कि दे हैव टू मेंटेन देयर रेपुटेशन इनटू द मार्केट बाय गिविंग द गुड थिंग्स, ठीक है। दे हैव टू इन्वॉल्व इन द सोशल फेस्ट, ठीक है, टाइम टू टाइम उनको इस तरीके के सोशल फेस्ट या लोगों से क्या हो सके, मिलना जुलना हो सके, इस तरीके के कोई प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम कंडक्ट करते रहना चाहिए ताकि लोगों को उनकी रियल कंडीशन के बारे में पता चल सके, किसी तरह की नेगेटिव र्यूमर्स, अफवाहें नहीं फैलाई जाए। तो इन सभी फैक्टर्स के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह के स्टेप्स उठाने चाहिए, इस तरह के कदम उठाने चाहिए। तो दे कैन गिव द गुड और दे कैन give the good opportunity as well as they are having the good people for completion of their job। उनको भी अच्छे लोग मिल सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, और साथ ही जो लोग उनकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं they also give their 100% परफॉर्मेंस, है ना, फॉर इंक्रीजिंग द प्रॉफिट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए भाई देखो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह से एम्प्लॉय पर डिपेंड या एम्प्लॉय जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड, दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। एम्प्लॉयज़ को भी उतनी ही ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन की जितनी ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। तो भाई ये टू वे प्रोसेस का भी इसीलिए फैक्टर यहाँ पर हम कहते हैं। तो वी हैव डिस्कस द फीचर्स एज वेल एज द फैक्टर्स which are affecting the process of recruitment. In next video we will discuss our next